हेलो दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर अगर कहा जाए तो दूसरा है और चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर। राजा किसान और नगर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। दोस्तों होता क्या है कि जो स्टूडेंट कुछ मंथ बचा हुआ रहता है तब तैयारी करते हैं तो उस समय वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, सब्जेक्टिव को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि थ्योरी को नहीं समझते हैं। तो होता क्या है उन लोगों के साथ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है कहीं कहीं से उनका गलत भी मिल जाता है। हालांकि वो पास तो हो जाते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स कहा जाए तो नहीं ला पाते हैं। तो आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अभी से ही तैयारी कीजिए और सबसे पहले थ्योरी को समझिए। उसके बाद में आप खुद उसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और खुद उसका सब्जेक्टिव बनाइएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद जो सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता जो ख़त्म हुई उसके बाद में कौन सी सभ्यता आई? तो वैदिक सभ्यता, या तो इसको आर्य सभ्यता है, इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। दोस्तों जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे तो आप पढ़े होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का कारण क्या था? तो आर्यों का आक्रमण भी था। तो वही आर्य कुछ जो है जो आकर रहने लगे यहाँ, तो इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कही जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या है। तो आगे है क्या है हड़प्पा सभ्यता क्या है। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद कौन सी सभ्यता आई? यहाँ पे समता नहीं, साम्यता नहीं, सभ्यता होगी। टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद कौन सी सभ्यता आई? तो आप अगर समझे हुए रहेंगे चीज़ों को तो लगा देंगे वैदिक सभ्यता। जैसे कि यहाँ पे हम अभी बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद कौन सी सभ्यता आई? तो वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है क्या है हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद कौन सी सभ्यता आई? तो वैदिक सभ्यता, आराम से लगा देंगे। उसके बाद में आपसे कहा जाए कि वैदिक सभ्यता, यहाँ पे समता नहीं सभ्यता की जानकारी हम लोगों को कैसे मिली? आपसे अगर कहा जाए कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हम लोगों को कैसे मिली तो आप क्या आंसर लगाएंगे? तो वेदों से मिली है। कैसे मिली है? वेदों से मिली है। अगर आपसे कहा जाए कि वेद कितने हैं तो 4 हैं। इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे उसके बाद में क्या है तो कही जा रही है, क्या कही जा रही है? तो वैदिक सभ्यता जो है इसका समय आपसे पूछे तो कितना से कितना रहा है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और ये सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता शहरी थी। उसके बाद में है इस अध्याय में, यानी कि ये चैप्टर जो 2 है उसमें हम लोग क्या जानेंगे? इस अध्याय में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। किस महाजनपद, कितने महाजनपद के बारे में? तो 16। और आपसे कहा जाए कि ये महाजनपद क्या है? तो दोस्तों उस समय महाजनपद राज्य को बोला जाता था। किसको बोला जाता था? राज्य को। तो यही यहाँ पे कही जा रही है कि इस अध्याय में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यहाँ की क्या कही जा रही है, यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। और फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजा, किसान और नगर की स्थिति कैसी थी। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे क्या कही जा रही है? देखिए आगे कही जा रही है वैदिक सभ्यता में कितने महाजनपद मिले हैं। तो आप समझे रहेंगे चीज़ों को तो लगा देंगे आंसर 16। कितने महाजनपद? 16। और यहाँ पे क्या है, आगे क्या है? तो यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे है क्या है? जनपद। जनपद किसको कहा गया है? तो जिला को कहा गया है। किसको कहा गया है? जिला को। तो जनपद का है यहाँ पे क्या है? ऐसी भूमि का टुकड़ा या भूखंड जहाँ लोग अपना घर बनाते, यानी कि इजी सी बात है, जहाँ लोग अपना घर बनाते, 1 घर 2 घर 3 घर, तो उसी तरह 10 घर बनते बनते गांव बन गया, गांव से फिर
उस प्रकार से फिर जनपद यानी कि जिला बना, जिला से फिर महाजनपद बना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी भूमि का टुकड़ा, भूखंड या जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, कहा जाता है। जनपद का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत भाषाओं में भी मिलता है। यानी कि जनपद का इस्तेमाल या प्रयोग आपको किस भाषाओं में मिलता है? तो प्राकृतिक और संस्कृत भाषाओं में। उसके बाद में आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे है दोस्तों, क्या है? आगे है जनपद। जनपद अभी बताएं कि जनपद किसको कहा गया था? तो जिला को, उस समय जिला को कहा गया था जनपद। और महाजनपद किसको कहा गया था? तो राज्य को। तो 16 महाजनपद जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो यही यहाँ पे लिखा जा रहा है 16 महाजनपद, यानी कि 16 राज्य थे। कितने राज्य थे उस समय? 16। तो इसमें क्या कही जा रही है? 16 महाजनपद के बारे में क्या कही जा रही है? तो देखिए यहाँ पे कही जा रहा है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कौन सी शताब्दी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना गया है। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और परिवर्तन काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अक्सर आरंभिक क्या है? इस काल में आरंभिक क्या है? आरंभिक राज्यों, नगरों को लोहे के बढ़ते इस्तेमाल और सिक्कों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ जोड़ा गया है। यानी कि इस समय जो है राज्यों और नगरों में लोहे की खोज हुई है और सिक्के, यानी कि सिक्के प्रयोग हुए हैं, और यानी कि और भी कई सारी चीज़ें मतलब कि इस महाजनपद में इस समय वैदिक सभ्यता में हुई है। तो वही कही जा रही है। तो यहाँ पे आगे जो है क्या कही जा रही है? तो आगे है इस काल में यानी कि वैदिक काल में ही बौद्ध तथा जैन साहित्य, अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। यानी कि वैदिक काल में ही बौद्ध और फिर जैन साहित्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, और इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी विकसित हुआ। तो कहा जा रहा है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य, अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ इसी काल में, वैदिक काल में ही। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस काल में लोहे की जानकारी मिलता है? तो लोहे की जानकारी जो है किस काल में मिलता है? वैदिक काल में। जो अभी बताएं, तो किस काल में लोहे की जानकारी, या तो आपसे ऐसे भी कह सकता है कि किस काल में लोहे का ज्ञान हुआ? तो वैदिक काल में। किस काल में? वैदिक काल में। आगे क्या कही जा रही है दोस्तों? तो आगे है क्या है? बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। 16 महाजनपद के बारे में बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथों में मिलता है। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस ग्रंथों में लिखा है, क्या कही जा रही है? इस ग्रंथों में लिखा है कि सभी महाजनपद एक बराबर नहीं था। यानी कि अजीब सी बात है, जैसे आज भी हर राज्य एक समान नहीं है, उसी प्रकार पहले भी हर एक यानी कि राज्य एक जैसा नहीं था। तो वही कहा जा रहा है इस ग्रंथ में लिखी गई है कि इस ग्रंथों में लिखा है कि सभी महाजनपद एक बराबर नहीं था। उसके बाद में आगे क्या है? तो आगे क्या कही जा रही है? आगे है वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती तथा गंधार जैसे नाम ज़्यादातर इन ग्रंथों में मिलते हैं। कौन कौन? तो वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, उसके बाद में अवंती तथा गंधार जैसे नाम ज़्यादातर इन ग्रंथों में मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये महाजनपद महत्वपूर्ण और महाजनपद में गिने जाते हैं। यानी कि ये महाजनपद यानी कि ये राज्य जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर ये महाजनपद जो है ग्रंथों में मिलते हैं, इसीलिए माना जाता है कि ये महाजनपद जो यानी कि ये राज्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद में कहा जा रहा है कि अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। यानी कि अधिकांश राज्य पर किसका शासन होता था? तो राजा का होता था। उसके बाद में क्या है? तो कहा जा रहा है यहाँ पे आगे क्या है? तो इसमें आगे कहा जा रहा है लेकिन गण और संघ, क्या है? लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी कि आज सी बात है, जैसे हम लोग एक कक्षा में मतलब कि 40-45 बच्चे होते हैं, तो उसमें
टीचर क्या करते हैं कि एक किसी को मोनिटर बना देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो है, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद में कई लोगों का समूह शासन करता था। कौन? समूह शासन करता था। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राजा कहलाते थे। अब आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अधिकांश महाजनपद पर किसका शासन होता था? तो जब आप थ्योरी को समझे रहेंगे तो आसानी से लगा देंगे राजा का। अभी बताएं जस्ट इसके ऊपर क्या बताएं कि अधिकांश महाजनपद पर, यहाँ पे देखिए अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिकांश महाजनपद पर क्या कही जा रही है? अधिकांश महाजनपद पर किसका शासन होता था? तो आप आसानी से क्या लगा दिए? राजा का। उसके बाद में क्या है? तो उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे कि आज एक राज्य की राजधानी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी पहले भी, जिससे किले से घेरा यानी कि घेरा जाता था। यहाँ पे किले को देखिए, जिससे किले से घेरा जाता था, यहाँ पे कहाँ लिखा गया? यानी कि जाता था। तो उसके बाद में है, अजीब सी बात है कि सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता होगा, यानी कि किले से घेरा जाता होगा। उसके बाद में है, वहाँ के शासक व्यापारियों और किसानों से कर वसूलते थे, जैसे आज वसूलते हैं। लेकिन आज वसूलते हैं तो कुछ नियम है, जैसे कि वहाँ भी है। देखिए, वहाँ के शासक व्यापारियों से और किसानों से, किससे? वहाँ किसानों से भी कर वसूलता था। तो व्यापारियों और किसानों से कर वसूला, यानी कि टैक्स वसूलता था। उसके बाद में क्या है? तो आपको आगे क्या है? आगे है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषाओं में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। कही जा रही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना यानी कि शुरू कर दी थी। इनमें शासक अर्थात राजा तथा प्रजा दोनों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। इस ग्रंथ में यानी कि ब्राह्मणों ने ग्रंथों में क्या लिखा? राजा और प्रजा दोनों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। उसके बाद में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना किस भाषाओं में शुरू कर दिए थे? तो अभी जस्ट आप देखें कि संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। देखिए यहाँ पे ब्राह्मणों ने, देखिए यहाँ पे लिखी हुआ है कि देखिए वहाँ के शासक व्यापारियों से कर वसूलते थे और किसानों से भी। उसके बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा में, देखिए यहाँ पे है संस्कृत भाषा में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। इनमें शासक अर्थात राजा तथा प्रजा दोनों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा लिखी हुई है, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार इसी में से क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, तो आप लगा दिए संस्कृत भाषा। उसके बाद में क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ी सी देखेंगे यहाँ पे। तो वैदिक सभ्यता क्या है? तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता को उदय हुआ। इसके पहले भी अभी यही बात हम आपको समझाएं। तो कही जा रही है कि वैदिक सभ्यता के पतन होने के बाद किस सभ्यता का आगमन हुआ? तो वैदिक सभ्यता। यह आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। तो समय को भी याद रखेंगे। उसके बाद में क्या है? तो उसके बाद में देखेंगे आगे क्या है। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जानकारी वेदों से मिली है। देखिए इस सभ्यता की वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी हम लोगों को वेदों से मिली है। किससे मिली है? वेदों से मिली है। और यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा। उसके बाद में आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? तो वेद। क्या कहा जा रहा है? वेद। वेद कितने हैं? तो 4 हैं। वेद से ही हम लोग को वैदिक सभ्यता की जानकारी मिली है। तो पहला क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राय यहाँ पे लिखा गया है, क्या है? तो ऋग्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद। मिस्टेक थोड़ा सा टाइपिंग हो गया है।
तो यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। आगे अथर्व भी लिखा गया है, फिर दोबारा हो गया है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। अथर्ववेद यानी कि आपसे वेद पूछा जाए तो कितने हैं? 4 है। क्या है? कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? तो वैदिक काल के बारे में क्या है? तो नेक्स्ट में है क्या है? इस काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास यानी कि उदय हुआ। वैदिक काल में किसका किसका विकास हुआ? तो बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, और अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। किस काल में? तो वैदिक काल में। उसके बाद में आगे क्या है? तो आगे है क्या है? आगे कही जा रही है, आगे क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में क्या है? उत्तर वैदिक काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाए कि किस काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद में जो है क्या है? तो उसके बाद में जो है इसमें आगे क्या है? तो नंद क्या है? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यानी कि कही जा रही है, इजी सी बात है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब किया? कब किया? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसी को पराजित किया, उसके बाद में वह अपना साम्राज्य को स्थापित किया। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या लगाएंगे? घनानंद। यहाँ पे देखिए इसी में है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। तो आपसे प्रश्न कर दिया कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। उसके बाद में है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यहीं पे देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, इसका नाम में ही मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या है। तो आगे है क्या है दोस्तों? आगे है प्राकृतिक भाषा यानी कि नेचुरल लैंग्वेज। उसके बाद में है वह भाषा जिसको अनपढ़ क्या कही जा रही है? वह भाषा क्या है? वह भाषा जिसको अनपढ़ प्रजा तथा राजा आसानी से समझ लेते थे। किस भाषा को? प्राकृतिक भाषा को। उसे प्राकृतिक भाषा की संज्ञा दी गई है। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ होते थे तो प्राकृतिक भाषा को वो लोग अच्छे से समझ जाते थे, तो वही है प्राकृतिक भाषा। उसके बाद में है आपसे कही जा रहा है कि प्राचीनतम जो अभिलेख है वो आपको प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। किस भाषाओं में? तो प्राकृतिक भाषाओं में। किस भाषाओं में? प्राकृतिक भाषाओं में। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है। तो देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषाओं में लिखा जाता था? प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखा जाता था? तो प्राकृतिक भाषाओं में। किस भाषाओं में? प्राकृतिक भाषाओं में। उसके बाद में क्या है आगे? तो आगे है दोस्तों क्या है आगे? मगध महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। क्या है? मगध महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ पे है मगध महाजनपद यानी कि मगध राज्य के बारे में क्या आपसे थोड़ी सी जानकारी दे रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मगध में टाइपिंग मिस्टेक है, मगध यहाँ पे होगा। तो मगध यानी कि मगध को आधुनिक बिहार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद है। कौन? मगध जो है 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद है। मगध महाजनपद कही जा रही है कि मगध महाजनपद जो है प्रथम है कही जा रही है। उसके बाद में मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन बनाकर कैसे कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो आप क्या लिखेंगे? मगध। क्या लिखेंगे? मगध। क्या लिखेंगे? मगध लिखेंगे। मगध को राइट आंसर लगाएंगे। किसको राइट आंसर लगाएंगे? मगध को। तो नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है। तो आगे है क्या है? आगे आपसे कही जा रही है क्या है? मगध महाजनपद की शक्तिशाली अथवा होने का कारण। जो मगध हम लोग देखें कि मगध जो है शक्तिशाली और प्रथम राज्य था, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या कारण था जो ऐसा था, बाकी और क्यों नहीं था? देखिए यहाँ पे जो है खेती की उपज में अच्छी खासी बढ़ोतरी
यानी कि मगध में जो है खेती की उपज में अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, अथवा उपज को ज़्यादा होना गंगा और सोन नदी के कारण था। यानी कि खेती जो वहाँ अच्छी होती थी तो क्यों होती थी, क्योंकि गंगा और सोन नदी के कारण होता था। तो वही यहाँ पे कही जा रही है। उसके बाद में है क्या है, उसके बाद में क्या है, तो जंगल क्या है, जंगली, उसके बाद में है जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्ध होना। जंगली क्षेत्रों में हाथी का उपलब्ध होना जो सैनिक के काम में आते थे। किसके काम में आते थे, तो सैनिकों के काम में आते थे। उसके बाद में है लोहे की खदानों में प्रचुर मात्रा में लोहा की उपलब्धता, जिससे तरह तरह के हथियार और उपकरण बनाए जाते थे। यानी कि मगध इसलिए इस तरह का यानी कि शक्तिशाली और प्रथम था, क्योंकि लोहा का भी वहाँ उपलब्धता अधिक थी, हाथी उपलब्ध थी, खेती करने के लिए वहाँ सोन नदी और गंगा नदी की उपलब्धता थी। उसके बाद में है क्या कही जा रही है आगे, गंगा और इसके सहायक नदियों से आवागमन का आसान होना, क्योंकि यह सस्ता और सुलभ आसानी से मिले। यानी कि वहाँ जो है सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कि लेन देन करने में भी काफ़ी हेल्प मिली। तो इसीलिए जो है मगध इतना शक्तिशाली रहा। नेक्स्ट आगे क्या है, नेक्स्ट यानी कि आगे है क्या है, तो आगे देखिए क्या है, इस महाजनपद के आसपास पहाड़ियाँ भी, जिससे इसको सुरक्षा मिलता था। यानी कि इस यानी कि मगध महाजनपद जो है इसके आसपास क्या मिली, पहाड़ियाँ भी मिली, जिससे इसको सुरक्षा भी मिलता था। उसके बाद में है मगध के राजा क्या है, मगध के राजा योग्य तथा महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा कैसे थे, महत्वाकांक्षी शासक थे, योग्य थे। शासकों यानी कि राजाओं के ही क्या है, राजाओं ही नीति बहुत अच्छे थी। यानी कि वहाँ के शासकों यानी कि राजाओं की ही नीति बहुत अच्छी थी। उसके बाद में क्या है, तो आगे है क्या है, तो आगे है दोस्तों, उसके बाद में आगे आपसे क्या कही जा रही है, तो आगे देखिए क्या है, झारखंड से पहले बिहार आता था। यानी कि झारखंड में ही, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, झारखंड के साथ ही पहले बिहार आता था। यानी कि बिहार जो है झारखंड में ही था, चाहे कह सकते हैं कि झारखंड बिहार में ही था। अर्थात मगध में मगध में जो 15 नवंबर 2000 में बिहार से पृथक हो गया। यानी कि मगध में ही आता है बिहार, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है झारखंड जो है बिहार में आता था, और ये जो अलग हो गया 15 नवंबर 2000 में बिहार से पृथक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, यानी कि कब अलग हुआ, तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं 15 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो दोस्तों तभी कीजिएगा जब आपको अच्छे मार्क्स लाना हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स नहीं लाना हो तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।